हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। इससे पिछले वीडियो के अंदर अपना एमएससी फाइनल का एक टॉपिक चल रहा था लिवोल थ्योरम, और वो अधूरा रह गया था। आज उसको मैं कंप्लीट करता हूँ, यानी आप लोगों के समझ में आ गया कि मैं आज कंप्लीट किसको करूँगा। एमएससी फाइनल सॉलिड स्टेट का एक टॉपिक लिवोल थ्योरम, ठीक है। तो ये हेडिंग देखिए, थ्योरम। अब देखो इसके अंदर क्या कर लिया था उसकी बात करता हूँ। थ्योरम क्या है उसकी तो बात अपन ने कल कर ली थी। लास्ट में अपनी ये बात चल रही थी, थोड़ा सा एक ये डायग्राम बना देता हूँ। ये इस साइड में क्यों लिखा था, इस साइड में क्या लिखा था, पी लिखा था, और एक फेज सेल ले ली थी या हाइपर वॉल्यूम ले लिया था जिसके केवल दो ही कोऑर्डिनेट थे, Q1 और P1। फिर उसके अंदर देखो ये लिखा, अगर मैं इसको Q1 लेता हूँ तो मैंने यहाँ Q1 लिखा, और फिर बाद में यहाँ क्या हो जाएगा, अगर इसकी साइज डेल Q1 है, साइज क्या है डेल Q1 है, और इसकी इस साइड में साइज क्या डेल P1 है, तो ये हो जाएगा आपका Q1 प्लस डेल Q1। फिर बाद में बात हुई थी, अपनी ये बात ये चल रही थी कि अगर मान लो, चलो इसको मैंने जो बता रखा वैसे करता हूँ, ये Q1। फिर बात आई थी कि इसके अंदर कितने फेज पॉइंट एंटर करते हैं और कितने फेज पॉइंट इसको छोड़ते हैं, ये बात चल रही थी अपने, ठीक है। तो देखो इसके इस जो ये जो एरिया दिखाई दे रहा है या फिर ये जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, इस वॉल्यूम अगर ये वॉल्यूम अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो, एरिया अगर फाइंड आउट कर लेते हो, तो आपके पास में नंबर ऑफ फेज पॉइंट भी आ जाएंगे। क्योंकि अपन क्या करते हैं, जानते हैं कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, फेज पॉइंट। ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो अपना टारगेट क्या होगा कि ये तो एंटर करने वाले फेज पॉइंट हो जाएंगे, और ये जो हैं ये क्या हो जाएंगे, उसको छोड़ने वाले, लीव करने वाले फेज पॉइंट हो जाएंगे। तो बात आती है कि अपन इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें। तो एरिया फाइंड आउट करने का इस आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ आप करोगे इसमें, ठीक है। तो देखो ये आपको मालूम है, ऐसे ही ये आपको मालूम है। तो देखो मैं ये फाइंड आउट करूं, इसके लिए वहां पे लिखा था अगर Q1 आपका पोजीशन कोऑर्डिनेट है तो Q1 डैश आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक बात है। तो इसके बाद में ये जो डिस्टेंस है ये क्या आ जाएगी, Q1 डॉट dt। डॉट का मतलब आप जानते हो डिफरेंशिएशन कर रखा है। सेम ऐसे ही यहाँ भी आ जाएगा। इसको लिखने के लिए Q1 की जगह लिखा Q1 डॉट लिख दिया, मैं इसकी जगह कर रहा हूँ चेंज। फिर बाद में देखो एक सेकेंड, अगर Q1 डॉट के अंदर रेट ऑफ चेंज होने की जो रेट है, अगर उसको मैं लिखूं डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1, तो देखो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, तो टोटल चेंज कितना हो जाएगा, टोटल चेंज हो जाएगा आपके पास में आएगा किसमें, जब आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, डेल Q1 डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, तो यह आ जाएगा डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 इंटू डेल Q1। तो देखो इसकी जो टोटल वैल्यू हो Q1 डॉट प्लस डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 और डेल Q1 इंटू dt, यह आपने उस टाइम में लिखा था और यह आज मैंने दोबारा बता दिया। इसके बाद देखो मतलब अपन ने ये लिखा था कि एक हाइपर वॉल्यूम ले लिया, हाइपर वॉल्यूम लिया जिसका एक ही कोऑर्डिनेट Q1 से Q1 प्लस डेल P1 है, डेल Q1 है, और जो मोमेंटम कोऑर्डिनेट है वो P1 से चेंज होके क्या हो जाता है, P1 प्लस डेल P1 हो जाता है। बात क्लियर होगी सबके। फिर बाद में इसकी बात करें, इसके फेस देखो इंटरिंग फेज पॉइंट, इंटरिंग फेज पॉइंट एट फेस Q1, तो उसके लिए लिखा था अपन ने
ये लिखा था, देखो एक सेकंड, लिखा क्या था वो लिख देता हूँ पहले तो, और फिर बाद में आया कैसे उसकी बात बाद में करता हूँ। तो ये लिखा था रो Q1 डॉट और dt, फिर आगे शुरू हो गया था डेल Q2 डेल Q3, ऐसे चलते ही डेल P1 डेल P2 ये चल रहा था। अब बात आती है कि ये कैसे आया, ये कैसे आया। तो देखो इसके लिए केवल इतनी सी बात है कि इसके अंदर आने वाले जो फेज पॉइंट आपको निकालने हैं, तो इसकी जो क्या निकालनी पड़ेगी आपको, इसका आप एरिया निकालो, Q1 डेल P1 और dt, ये तो आएगा। या और इसके इससे मल्टीप्लाई क्या कर दिया, रो से मल्टीप्लाई कर दिया, ये P1 है। तो आपका देखो Q1 डॉट तो ये लिख दिया, डेल P1 इधर आ गया। बात क्लियर होगी सबके? अरे बात क्लियर हो गई मेरे हिसाब से, ये तो होता है। अच्छा, अब बात आती है जो लिविंग फेज पॉइंट, लिविंग, इसको इक्वेशन नंबर कोई दे दो, मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर इसको 2 दे रहा हूँ, एक कोई पहले वाली को मान लो, लिविंग फेज पॉइंट एट फेस Q1 प्लस डेल Q1। तो ये आपका कितना आ जाएगा, रो की जगह लिखूँगा रो प्लस रो में चेंज डेल रो अपॉन डेल Q1 और डेल Q1, फिर बाद में Q1 डॉट के अंदर वहाँ लिखा है Q1 डॉट प्लस डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 और डेल Q1, इसी से लिख दिया। फिर लिखा dt, और ये आगे टर्म सेम आती रहेगी अपनी, ये लिखा डेल Q2 डेल QF डेल P1 डेल PF। एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हो, रो तो था ही, इसकी वैल्यू में चेंज किस प्रकार से आई थी। देखो रो की जो रेट चेंज होने की जो रेट है वो डेल रो अपॉन डेल Q1 है। आप फर्स्ट फेज से लास्ट फेज तक जाते हो तो डिस्टेंस ट्रेवल करते हो डेल Q1 कितना, तो टोटल चेंज कितना हो जाएगा इनटू डेल Q1। तो ये लिखा है यहाँ पर, सेम ऐसे यहाँ लिखा है। फिर बाद में इसी स्टेप को मैं ऐसे ले सकता हूँ, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, हायर ऑर्डर है उसको कैंसिल कर दोगे, यानी डबल डिफरेंस आ जाता है, उसको आप क्या कर दो, कैंसिल करोगे। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा रो Q1 डॉट प्लस इसका इससे करूँगा तो रो डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1, और ये लिखा डेल Q1, इसका इससे करेंगे तो Q1 डॉट डेल रो अपॉन डेल Q1 और डेल Q1, यह आ गया। अब आपके दिमाग में है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई मैंने नहीं लिखा इन दोनों का, क्योंकि इसको आप नेगलेक्ट कर रहे हो, नेगलेक्टिंग, ठीक है ना। फिर यहाँ आ गया आपका dt, और ये लिखा डेल Q2 और लास्ट में डेल PF आ गया। ये इक्वेशन नंबर मैंने 3 बोल दी, इक्वेशन नंबर 3 बोल दी। अब देखो इससे आगे शुरू करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 सब्सट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस 3। अगर 2 में से 3 को माइनस करते हैं तो कौन से फेज पॉइंट आएंगे, जो इस सेल के अंदर, इस हाइपर सेल के अंदर जो फेज पॉइंट है वो आ जाएंगे आपके। देखो ये तो अंदर आने वाले हैं और ये बाहर निकलने वाले हैं। बाहर निकलने वालों को अगर आप माइनस कर देते हो तो उसके अंदर कितने हैं वो पार्टिकल फेज पॉइंट आपको आपके पास बच जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो आपके पास में ये आ गया। अगर आप माइनस करते हो तो एक स्टेप में डायरेक्ट लिखूंगा, अगर माइनस करते हो तो देखो ये और ये पूरा तो जाएगा कैंसिल, मल्टीप्लाई करना ये बचेगा और इसका मल्टीप्लाई ये बचेगा। इसमें से डेल Q1 बाहर निकाल रहा हूँ तो देखो अंदर क्या रह गया, एक तो बचा, ये बच रहा है, इसका मतलब माइनस, और ये शुरू कर दिया रो डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 प्लस Q1 डॉट ये रहा, और डेल रो अपॉन डेल Q1 डेल रो अपॉन डेल Q1। फिर देखो डेल Q1 बाहर आ रहा है, dt ये है ही, तो ये लिखा dt और डेल Q1 अंदर से बाहर आया है, और ये क्या है डेल Q2, और ये चलता जाएगा लास्ट में डेल PF तक चलता रहेगा अपना। मेरे हिसाब से ये इक्वेशन आपके समझ में आ गई। और
अगर ये दिखाई नहीं दे रहा दोबारा लिख रहा हूँ इसको, माइनस रो ये लिखा है डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 प्लस Q1 डॉट और डेल रो अपॉन डेल Q1, ये dt लिखा और डेल Q1 से डेल PF आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर मैं दे रहा हूँ इसको नंबर 4, ठीक बात ना। सिमिलरली फॉर P कोऑर्डिनेट, सिमिलरली फॉर P कोऑर्डिनेट आप क्या फाइंड आउट करोगे, माइनस रो डेल P1 डॉट अपॉन डेल P1 प्लस P1 डॉट डेल रो अपॉन डेल P1 और dt डेल Q1 और डेल PF, ये आपका फाइंड आउट हो जाएगा। अब फिलहाल तक तो अपन ने दो ही फेस लिए, यानी एक एक कोऑर्डिनेट लिया Q1 और P1। अपन जानते हैं हाइपर वॉल्यूम के कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे मान लो Q1 से QF तक और P1 से PF तक, तो टोटल निकाल लें, ठीक है ना। तो इससे अगली स्टेप में मैं लिख रहा हूँ, अगर आपको ये लिखना है, सो द नेट नंबर ऑफ सिस्टम एंटरिंग द वॉल्यूम थ्रू द फेस लेबल्ड बाय Q1 टू QF और P1 टू PF, तो देखो लिखेंगे सो द नेट नंबर ऑफ फेज पॉइंट एंटरिंग इन हाइपर वॉल्यूम या हाइपर सेल, तो ये आ जाएगा आपका, अगर इसको लिखूं d डेल n दैट इक्वल टू लिखा जाएगा। देखो इसमें केवल इतनी सी बात थी, इसको आप ऐसे लिखो, माइनस तो बाहर है ही, पहले Q वाले कंपोनेंट लिखो। देखो Q और P के अंदर लास्ट में dt और डेल Q1 से लेकर डेल P1 डेल PF, ये तो आ जाएगा आपका कॉमन, ये तो मैं क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा, तो ये लास्ट में लिखूँगा। पहला जो कंपोनेंट ये चल रहा था जो Q के अंदर था, तो वो था रो डेल QI डॉट अपॉन डेल QI प्लस QI डॉट डेल रो अपॉन डेल QI, ये तो कौन सा था, Q के लिए था। फिर बाद में लिखा मैंने प्लस रो डेल PI डॉट अपॉन डेल PI प्लस PI डॉट अपॉन डेल रो अपॉन डेल PI, ये दोनों के अंदर आया है। इक्वेशन नंबर 3 और 4 के अंदर आया हूँ, दोनों या 4 या 5 होगा, उन दोनों को ऐड कर रहा हूँ एक प्रकार से। फिर बाद में I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, I की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक हो सकता है, F तक हो सकती है। फिर यहाँ पर क्या आएगा dt, फिर डेल Q1 से लेकर कहाँ तक आएगा, डेल PF तक आएगा। इसको हटा देता हूँ, इसका काम कंप्लीट हो गया। मेरे हिसाब से ये बात आपके समझ में आई होगी। फिर बाद में अगर आपको चेंज देखना है तो आप ये फाइंड आउट करना चाहो, dy/dt डेल n फाइंड आउट करना चाहो, तो इसी स्टेप से मैं क्या लिखूंगा, इस dt से डिवाइड कर देता हूँ, तो आपके पास में प्राप्त हो जाएगा I टू F, I इक्वल टू 1 टू F, ठीक है। तो ये आपका सेम आ गया, रो डेल QI डॉट अपॉन डेल QI प्लस QI डॉट अपॉन डेल रो अपॉन डेल QI प्लस रो डेल PI डॉट डेल PI और PI डॉट डेल रो अपॉन डेल PI, दोनों स्टेप लिख दी। फिर बाद में ब्रैकेट बंद कर दिया बड़े वाला भी। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल Q1 से डेल QF और डेल P1 से डेल PF। ये इक्वेशन नंबर जैसे मान लो 5 या जो भी आपके दिमाग में 6 दे दिया आपने। फिर बाद में देखो अपन वी नो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या जानते हैं कि dy/dt डेल n इक्वल टू 1 लिखा था, रो डॉट डेल गामा ये लिखा है, आप गौर करो उसमें पीछे जाके देखोगे।
नोट्स में देख लेना या फिर यहाँ देख लो, कोई भी ऐसी स्टेप नहीं है, एक बार ढंग से समझ के कर लोगे एग्जाम के लिए बढ़िया हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं करना है। इसी को मैं ऐसे लिखता हूँ डेल रो अपॉन डेल टी, और ये वॉल्यूम एलिमेंट ये था डेल Q1 डेल Q2 और डेल QF डेल P1 डेल PF, ये था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बाद में पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 6, मैं 6 इसको मानना हूँ, वी गेट, कुछ भी नहीं है, ये इसकी जगह पर ये रखूँगा, तो आप थोड़ा सा गौर करना, ये जो वॉल्यूम वाला पार्ट है ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, आपके पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू, ये आपकी सेम लाइन आ जाएगी, ये यूँ करके I इक्वल टू 1 to F, और ये सेम ब्रैकेट आ जाएगा। इस ब्रैकेट को थोड़ा तरीके से लिख दूं, रो वाले टर्म एक साथ ले लेता हूं और बाकी को एक साथ ले रहा हूं, तो रो एक तो इसमें है और एक इसमें है। देखो ये लिखा रो तो बाहर निकाला और ये लिखा डेल QI डॉट अपॉन डेल QI प्लस डेल PI डॉट अपॉन डेल PI, ये भी हो चुका है और ये भी हो चुका है। अब ये बच गया, इसको लिखा मैंने QI डॉट और डेल रो इसमें डेल रो अपॉन डेल QI, फिर बाद में लिखा PI डॉट डेल रो अपॉन डेल PI, ये दूसरी स्टेप आ गई और ये बंद कर दिया। ये भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना सबके। ये इक्वेशन नंबर मैंने 7 दे दी, इक्वेशन नंबर 7। अब आगे आओ, देखो क्या होता है आगे देखते हैं। वी नो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, अपनी जो हैमिल्टोनियन के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, वो ये था QI डॉट इक्वल टू डेल H अपॉन डेल PI, ये था, और दूसरा था PI डॉट इक्वल टू माइनस डेल H अपॉन डेल QI। अब देखो थोड़ा ये इसके आगे क्या करूँ, तो आप इससे देख सकते हो QI डॉट अपॉन QI है, तो इसका एक बार डिफ्रेंशिएट और करो, इसको डेल QI डॉट अपॉन डेल QI, यहाँ से क्या आ जाएगा डेल H अपॉन डेल QI और डेल PI। बात क्लियर है सबके। फिर बाद में इसी को ऐसे लिखूंगा डेल PI डॉट अपॉन डेल PI इक्वल टू माइनस डेल टू नहीं लिखा, डेल 2H अपॉन डेल PI और डेल QI। आप साफ साफ देख रहे हो दोनों क्वांटिटी सेम है, या फिर इन दोनों को ऐड कर दो बाय एडिंग, क्या प्राप्त हो जाएगा डेल QI डॉट अपॉन डेल QI प्लस डेल PI डॉट अपॉन डेल PI, आपका क्या हो गया 0। पुट इन इक्वेशन नंबर 7, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 7, वी गेट, क्या फाइंड आउट करते हो आप, डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस I की वैल्यू 1 to F, फिर ये आपका कैंसिल हो गया, उसमें देखो ऊपर ये आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया है, ये डॉट लगे हुए यहाँ पर डॉट लगे हुए हैं, ठीक बात है। तो क्या रह गया बाकी, तो ये आपके पास में बाकी रह गया ये वैल्यू, ये लिखा QI डॉट और डेल रो अपॉन डेल QI और PI डॉट और डेल रो अपॉन डेल PI, ये इक्वेशन नंबर आपकी 8 हो गई। और दिस इक्वेशन इज नोन एज लिवोल थ्योरम, ठीक बात है ना, यही इक्वेशन है जो कि लिवोल थ्योरम कहलाती है। दिस इक्वेशन इज नोन एज
लिवोल्स थ्योरम, ठीक बात है ना। दिस कैन आल्सो बी दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको कैसे लिख सकते हैं ये आगे देखोगे। अपन लोग जानते हैं, या फिर रो जो है आपका किस किस पर डिपेंड करता है, ये मान लेते हैं कि रो डिपेंड कर रहा है क्यू पर, पी पर और टी पर। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी फॉर टाइम। तो यहाँ से क्या बनेगा, डी रो अपॉन डी टी, गौर करना एक मिनट के लिए, इसका टोटल डिफ्रेंशिएशन है डी रो अपॉन डी टी। फिर इसका करूँगा क्यू पी और टी के रेस्पेक्ट में, क्यू पी और टी का फंक्शन है तो किस प्रकार से करते हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन से आपका याद किया हुआ है, रो का क्यू के रेस्पेक्ट में और पी के रेस्पेक्ट में और टी के रेस्पेक्ट में। चूँकि क्यू आई पी आई अभी लिख सकते हो आप, क्योंकि आपके क्यू के बहुत सारी वैल्यू हैं, तो ये लिखूँगा डेल रो अपॉन डेल क्यू आई, और क्यू आई की का ऐसे लिखूँगा क्योंकि ये टी के रेस्पेक्ट में चल रहा है, कोई दिक्कत हुई किसी के। फिर बाद में लिखा डेल रो अपॉन डेल पी आई अपॉन डेल टी, ये भी समझ आ गया सबके। फिर बाद में टी का डेल रो अपॉन डेल टी, इन दोनों के साथ आई है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आई इक्वल टू 1 to f भी कर सकते हो। इसी इक्वेशन को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यह आ गया आपका डी रो अपॉन डी टी इक्वल टू समेसन आई इक्वल टू 1 to f, यहाँ से डेल रो अपॉन डेल क्यू आई और इंटू क्यू आई का डॉट प्लस डेल रो अपॉन डेल क्यू आई डेल पी आई इंटू पी आई का डॉट, फिर बाद में डेल रो अपॉन डेल टी। अब देखो, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन एट, अपन क्या फाइंड आउट करते हैं वो देखो, यहाँ से थोड़ा गौर करोगे तो इन दोनों का जो टोटल है ये इधर लेके आ जाएंगे, इन दोनों का टोटल 0 आ रहा है, तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, डी रो अपॉन डी टी इक्वल टू 0। और यही आपको क्या बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि फेज स्पेस के अंदर जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स आर कंजर्व्ड, इज कंजर्व्ड, ठीक बात है, याद होगा मेरे हिसाब से। अब इसके पार्ट नंबर 2 की बात आती है। पार्ट नंबर 1 उम्मीद करता हूँ कि सबने ठीक से समझ लिया होगा। एक बार दोबारा देखोगे या दोबारा पढ़ोगे नोट्स को तो एकदम कन्फर्म हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट क्या कहता है, इसमें आपको क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव डी वाई डी टी डेल गामा इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है, ठीक बात ना। इसमें लिखा था कि एक्सटेंशन ऑफ फेज स्पेस इज कंजर्व्ड, इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ था। वी नो कि डी वाई डी टी, एक सेकेंड, अपन ये जानते हैं कि डेल ये जो है ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, वॉल्यूम, ये तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का तो आप पता ही है, डेल एन जो है ये बराबर होता है रो डी गामा, सबको पता है मेरे हिसाब से। या फिर इसको डेल ऊपर लिखा था, यहाँ पे डेल लिखो, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ तो ये लिखा मैंने डी वाई डी टी डेल एन इक्वल टू, देखो रो बाहर छोड़ दिया, डी वाई डी टी डेल गामा प्लस डेल गामा बाहर छोड़ दिया, और ये लिखा डी वाई डी टी रो लिख दिया, ठीक बात है ना।
फिर बाद में देखो वी नो दैट, अपन क्या जानते हैं कि किसी फेज स्पेस किसी हाइपर वॉल्यूम के अंदर डेल एन इज कांस्टेंट, यानी फेज पॉइंट जो है वो नाइदर डिस्ट्रॉयड और नॉर क्रिएटेड। तो डेल एन कांस्टेंट आपका, अगर ये कांस्टेंट है तो डी वाई डी टी और डेल एन ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। पार्ट नंबर फर्स्ट में पार्ट फर्स्ट, या फिर यूं बोलते हैं हम कि डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट इज कांस्टेंट, यानी अपन जानते हैं डी रो अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं रखता हूं तो ये आपका जीरो हो गया, ये आपका जीरो हो गया। यहां से बचेगा क्या, केवल इतना बचेगा रो डी वाई डी टी और डेल गामा इक्वल टू जीरो। आप लोग ये जानते हो कि ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो कौन होगा, डी वाई डी टी डेल गामा इक्वल टू जीरो। और ये आपका ये कहता है कि फेज वॉल्यूम जो है हाइपर वॉल्यूम जो है वो भी आपका क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। समझ आगे बात मेरी। ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज रो नॉट इक्वल टू जीरो, रो नॉट जीरो नहीं होगा तो जीरो कौन होगा, ये होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये डेरिवेशन पसंद आया होगा, लंबा भी लगा होगा लेकिन इतना कोई हार्ड है नहीं, आप एक बार समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। और अगला एक टॉपिक दोबारा नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं। थैंक यू।